हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी 32 आईसीएस फॉर्म कॉस्ट केस स्टडी सॉल्यूशंस। Precision Motors Private Limited, leading manufacturer of automobile engineering components, conducted quality inspection over 1 month to identify the most frequent defects in its cylinder head production line. The inspection team recorded the following defect types and their occurrence. These defective management tends to apply Pareto analysis. यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? Pareto analysis to identify the vital few defects that contribute to the majority of the quality issues, so that target corrective measures can be implemented to reduce rework and scrap rates. Pareto analysis होता क्या है? Pareto analysis ये देखता है कि 80% डिफेक्ट किसके 20% कॉजेज से आ रहे हैं। 80-20 रूल फॉलो करते हैं ये लोग। तो इसमें ये होता है कि अगर 80% चीजें जो हो रही हैं वो 20% चीजें की वजह से हो रही हैं, तो उनको सबसे पहले एलिमिनेट करना है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, जो भी डिफेक्ट्स दे रखे हैं इसको हम डिसेंडिंग टू असेंडिंग में रीअरेंज करेंगे, उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। तो सरफेस स्क्रैचेस जैसे डिसेंडिंग में यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा आएगा? टॉप पे सरफेस स्क्रैचेस ऑन मेटल 110 नंबर ऑफ स्ट्रेंसेस। सो सबसे डिसेंडिंग हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा डिफेक्ट्स इसमें? 110। तो ऐसे हमने डिसेंडिंग टू असेंडिंग में रीअरेंज कर दिया। दैट इज द परसेंटेज एंड दैट इज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज। विच डिफेक्ट टाइप वॉज रिकॉर्डेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द इंस्पेक्शन? कौन सा डिफेक्ट सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होता है? अब देखो सबसे ज्यादा नंबर किसका है? 110। तो सरफेस स्क्रैचेस ऑन मटेरियल, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ Pareto analysis applied, which three defects should be prioritized to potentially address 80% of total quality issues? 80% टोटल क्वालिटी, कौन से तीन डिफेक्ट ऐसे हैं जो 80% आपको डिफेक्ट सबसे ज्यादा आ रहे हैं इसमें? अब देखो 80% कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे 80% यहाँ पे टोटल हो जाए, मतलब 80% जो डिफेक्ट है वो इन तीनों से आ रहे हैं। सरफेस स्क्रैचेस ऑन मटेरियल, रफ एजेस, अनइवन सरफेस ग्राइंडिंग। सरफेस स्क्रैचेस ऑन मटेरियल, रफ एजेस आफ्टर मिलिंग एंड अनइवन सरफेस ग्राइंडिंग। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे तीनों सबसे आंसर मिलेगा, तो ऑप्शन ए ही सबसे करेक्ट है, क्योंकि तीनों जो तीनों डिफेक्ट हैं यही सबसे ज्यादा 80% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफेक्ट्स में। What is the total number of defects recorded during the inspection period? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितने रिकॉर्ड करे गए? कितना टोटल है? 300। तो 300 टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन ए। इन Pareto chart for this data, the cumulative percentage after the top two defects will be। अगर Pareto चार्ट में देखें तो टू डिफेक्ट्स cumulative परसेंटेज कितना है? टू डिफेक्ट्स का 60%। इन दोनों का सबसे ज्यादा यही है, इन दोनों का सबसे ज्यादा कितना आ रहा है? 60% आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन रिमूविंग द टॉप थ्री डिफेक्ट टाइप, मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन टोटल डिफेक्ट्स कुड बी। अगर मैनेजमेंट टॉप थ्री डिफेक्ट्स रिमूव करना चाहती है तो मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन टोटल डिफेक्ट्स में कितना होगा? तो ये तीनों है तो 80% ही होगा। टॉप थ्री डिफेक्ट्स का टोटल कितना आ रहा है? 80%। अगर वो 4% बोलते हो 88% होता, थ्री टॉप थ्री डिफेक्ट्स का कितना आ रहा है? 80%। तो 80% यहाँ पे डिडक्शन कर देंगे। ऑप्शन बी। पैरेटो एनालिसिस सबसे इजी है टॉपिक है कॉस्ट में। ओके, लेट्स मूव टू, यहाँ पे देखो आईसीआई ने बना भी रखा है डिसेंडिंग टू असेंडिंग, वही क्यूमुलेटिव, देन दे टुक द परसेंटेज। यहाँ पे लिखा नेक्स्ट केस स्टडी 33। ब्लू बीन कॉफी विशेष टू एक्सपेंड इनटू other geographical markets. It has limited cash available, so can afford low upfront investment. Okay, Blue Bean know that this is likely to mean they cannot enter the market as fast as they would like, and they will have to settle for a medium speed entry into the market. However, they have management team that is experienced in the complexity of market expansion, want to invest them directly in the proposed expansion. ब्लू बीन जो है एक्सपेंशन करना चाहती है, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, कैश क्रंच है, उनके पास एक्सपीरियंस टीम है, लेकिन वो स्लो जा सकते हैं। तो पूरा अभी तक सिनेरियो इतना बताया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्लू बीन्स कॉफी एक्सपेंशन प्लान, परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्लेज अ विटल रोल इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग by informing responsibility center manager about budgetary deviation, ensuring accountability in decision making for market expansion। इसमें एक चीज समझो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो होता है ना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बेसिकली आपको हर मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अपने अपनी टीम का बजट बनाओ और डेविएट करो, आपका जो बजट आया है और एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है उसके हिसाब से वेरिएंस निकालना है। हमें इंप्रूव करना है कि कहाँ पे हम चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। This allows them to take necessary action to address the variances and maintain accountability within their respective areas of responsibility. The management of Blue Bean Coffee ignored the need for undertaking managerial accountability. The management is of the view that performance reports can be reviewed any time. Management is view में कि performance report कभी भी रिव्यू करनी चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग। आप जब भी देखते हो कि अपने ऑफिस में आपकी जो रिपोर्ट्स रिव्यू होती हैं वो क्वार्टरली होती हैं, या तो मंथली होंगी या वीकली होंगी। कभी भी रिव्यू करने का मतलब है कि आपको एट अ टाइम नहीं देखना है।
आपको ये देखना है कि एक टाइम पीरियड बनाना है, इस टाइम पीरियड में हमारी कितनी रिपोर्ट्स नहीं, कितना क्या हमने जो एक बजट बनाया था, कितना एक्चुअलाइज हमारा एक्सपेंस हुआ है उस। While preparing Blue Beans Coffee, it focused on following aspects: aligning objective organization, providing an executive summary, ensuring the reliability of report data, conducting employee training program. Java Joy Coffee is a competitor Blue Bean Coffee operating in the same industry, similar in size and resources. Java Joy also expand its market reach beyond its current geographical boundaries. However, unlike Blue Bean, Java is more aggressive in its approach to market expansion. एक जावा जॉय का कॉफी करके कॉम्पिटिटर है ब्लू बीन का, वो भी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका सिमिलर साइज है, सब कुछ है, वो एक्सपेंड करना चाहते हैं बहुत, बट ये एग्रेसिव है, ब्लू बीन के लेस एग्रेसिव है, दिस इज मोर एग्रेसिव. However, what distinguishes Java Joy from its competitor is its reliance on external consultants, a market research firm for guidance in its expansion strategy. बेसिकली बाहर की फर्म से कंसल्ट कराते हैं कि हमें इस मार्केट में ओपन ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो मैकेंजी वगैरह या और कंपनीज सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि आपको यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए. While Java Joy management possesses industry experience, they prefer to supplement their knowledge with insight from external experts. This approach provides Java Joy with a broader perspective and access to specialized expertise. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इज बेस्ट सुटेड टू ब्लू बीन्स कॉन्स्टेंट एंड रिक्वायरमेंट्स. अब इसे पूछा कि ब्लू बीन्स अगर इनके साथ एंट्री करती है तो कौन सा उसका बेस्ट सूट रहेगा, कौन किस मोड में एंट्री करनी है. लाइसेंसिंग. अब उनके लाइसेंस में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उनका कैश क्रंच है. लाइसेंस में करेंगे तो भाई उनको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिटेड कैश अवेलेबल, लिमिटेड कैश है, और सो कैन ओनली अफोर्ड अ लो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट. तो लाइसेंसिंग नहीं हो सकता. एक्विजिशन, एक्विजिशन के लिए भी हमें ज्यादा पैसा चाहिए, एक्वायर भी नहीं कर सकते. अब ज्वाइंट वेंचर में, ज्वाइंट वेंचर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में भी आपको अच्छा खासा अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड यू नीड अ फास्टर ग्रोथ और मीडियम स्पीड. यहाँ पे ये कितने किसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम स्पीड एंट्री पे. तो यहाँ पे ये ज्वाइंट वेंचर में भी एंटर नहीं कर सकते. स्ट्रेटेजिक अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस इज द बेस्ट सुटेड बिकॉज, क्योंकि स्ट्रेटेजिक अलायंस में आपकी लेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होती है, और इसमें ऐसा होता है कि जो दो कंपनीज मिलकर लाती है, एक एक एक्सपीरियंस लाती है, एक दूसरी दूसरी एक्सपीरियंस लाती है. अब जैसे ब्लू बीन के पास पैसा कम है लेकिन एक्सपीरियंस टीम है, और जो जावा जॉय है, जावा जॉय के पास कैश है, कैश अवेलेबल है, तो दोनों मिलके ये अपना एक्सपीरियंस ला रहे हैं और ये लोग अपना पैसा लेके आ रहे हैं, तो दोनों मिलके एक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं कि हम अच्छा आगे मार्केट में काम कर पाएंगे. अब ज्वाइंट वेंचर में क्या होता कि भाई अगर ये लगा रहा है तो इसको भी 100 करोड़ लगाने पड़ते हैं, इसको भी 100 करोड़ लगाने पड़ते हैं, तो उनके पास लिमिटेड कैश अवेलेबल है, तो दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर नहीं कर सकते थे. अब ब्लू बीन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जावा जॉय को एक्वायर कर सके, लाइसेंसिंग में भी आपको पैसा चाहिए, तो ब्लू बीन के पास वो भी नहीं है. तो स्ट्रेटेजिक अलायंस इज द बेस्ट आंसर. What factor most likely explain the performance difference between Java Joy Coffee and Blue Beans Coffee? अब Java Joy Coffee क्या है, मोर एग्रेसिव है, ब्लू बीन्स लेस एग्रेसिव है. Java Joy के पास स्ट्रेटेजी उसकी डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि वो किस में बिलीव करती है, एक्सपेंड इस मार्केट बियॉन्ड जोग्राफिकल बाउंड्रीज. उनका मैनेजमेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रीफर करता है, एंड इनके पास स्पेशलाइज एक्सपर्टीज है, एंड इसमें रिलाइज करता है एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स मार्केट रिसर्च फॉर्म से. और जबकि ब्लू बीन कॉफी ऐसा कुछ नहीं है, वो इंटरनल ही सब कुछ डिसाइड करते हैं. तो उनकी जो डिफरेंसेस है, कल्चर स्ट्रेटेजी, ये टोटली डिफरेंट है. तो डिफरेंस इन स्ट्रेटेजी, कल्चर एंड स्ट्रेटेजी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अब आपने स्ट्रेटेजी पढ़ी, इसका डिफरेंस पूछो, डिफरेंस यही होगा. How does the issuance of performance reports align with the responsibility accounting in the Blue Beans Coffee? जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कैसा इशू, मतलब उसका क्या रिलेशन है उसका परफॉर्मेंस रिपोर्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से. बेसिकली से लेवल समझो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हुआ क्या. परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके, वैसे अभी ऊपर मैंने बताया, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में ये होता है कि आपकी जो भी कंपनीज होती हैं वो हर मैनेजर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है और ये बताती है कि आपका ये बजट है और आपकी जो जितना एक्चुअल हुआ है उससे डेविएट करो, कितना डेविएशन आया है और उसका रीजन फाइंड आउट करो. इसके बेसिस पे हम लोग जहाँ जहाँ पे हमारे एरियाज है उसको इम्प्रूव करेंगे. तो इस बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, बाय इन्फॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैनेजर डेविएशन फ्रॉम budgets, by focusing on financial performance metrics, by delegating performance evaluation solely to internal management team, by ignoring managerial accountability. अब यहाँ से हमने यहाँ पे पढ़ा कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के यहाँ पे क्या क्या एक्सपेक्ट्स, अलाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्रोवाइडिंग एन एग्जीक्यूटिव समरी, ensuring रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्ट डिटेल्स, कंडक्टिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम. तो सोलरली फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी देखने हैं, नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल दोनों आ गए, तो दिस इज द इनकरेक्ट. बाय डेलीगेटिंग परफॉर्मेंस, डेलीगेट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है उनको, चलिए ये भी नहीं है. बाय इग्नोरिंग मैनेजरल अकाउंटेबिलिटी, तो इसमें मस्ट है, तो ऑप्शन ये भी नहीं है. बाय इन्फॉर्मिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैनेजर डेविएशन फ्रॉम बजट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
Which of the following should typically not be involved in the preparation of performance reports at Blue Beans Coffee? इसमें से कौन सा टिपिकली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? अब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, aligning objective with organizational goals, providing an executive summary, ensuring the reliability of report details, conducting employee training program. अब एक चीज समझो, एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है ना, आप आप पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाओगे, समरी बनाओगे, रिपोर्ट डिटेल्स बनाओगे, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हमें एरियाज अपने इंप्रूव करने हैं। उसके बेसिस के बाद ही आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करोगे कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम है, यहाँ पे एम्प्लॉयज को नॉलेज नहीं है, तो हमें एम्प्लॉयज को हमें ट्रेन करना पड़ेगा, आइदर थ्रू एक्सटर्नल और इंटरनल। बट हमें ये उसके बाद ही पता चलेगा, पहले से एम्प्लॉय को ट्रेन नहीं कर सकते। किस चीज में ट्रेन करोगे, वो जब आपकी रिपोर्ट्स बन जाएगी उसके बाद ही ट्रेन करोगे। तो these three are the critical aspects and this is the second priority. First three are these critical aspects. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कंडक्टिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी। तो दिस नॉट बी टिपिकली इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। To ensure timely corrective action based on review of performance report, which of the following is correct? Review of performance report is टाइमली एक्शन देते हैं तो कौन सी इसमें करेक्ट है? परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैन बी रिव्यूड एनी टाइम, कभी भी रिव्यू नहीं कर सकते, मैंने ऊपर बताया था। कैन बी रिव्यू मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, बाई वीकली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, बट एट अ स्पेसिफिक टाइम हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तक हमारे कुछ गोल्स होंगे हमें जब तक कंप्लीट करने हैं। कभी भी जाके देखो, आपके जो टेस्ट होते हैं वो भी तो बताते हैं कि भाई ये टेस्ट इस डेट पे, जब जाके आप अपनी तैयारी करते हो। ऐसा नहीं कभी भी टेस्ट ले लेंगे। तो परफॉर्मेंस कैन बी रिव्यूड एनी टाइम आफ्टर रिसीव, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर द करेक्ट। Second, third, fourth, option C is the correct answer. Okay, let's start with case study 34. Sipar is a ride-sharing company that has until recently been a market leader. The company has operations across India. The operations have been divided into north, south, east, west regions with a regional office looking into operations within assigned areas. Saber's head office Gurgaon में है. With the sales senior management personnel are present. Dysfunctional operation without coordination between regional office and the head office. इनके में अभी proper coordination नहीं है regional office और head office के बीच में. Many decisions like regional market expansion plan, remuneration to drivers, maintenance of fleets have been taken into haphazard manner without senior management oversight. Dissatisfied customer leading to loss of brand value. High churn of driver due to non-conformance to service contract. Run down fleet of cars are some key factor that lead to decline in the business and market share of the company. Unhappy investor forced the resignation of the CEO and appointed Mr. Tim as the new CEO of the company. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. In terms of McKinsey 7S framework, which of the following best reflect the structure dimension while implementing change at Sabre? अब क्या चेंज कर रहे हैं? This issue directly impacts Saber's revenue, profitability, revenue, possibly shareholders value. The new CEO has a big job on this hand. Therefore, we should focus on which result into successability and of the organization, stabilize the company, and restores shareholders' confidence in this economic value is a crucial tool. This metric enables the stable utilization, prioritize investments to promise the maximize shareholder value, dedicate assembling start and enhancing the organization's success and sustainability. बेसिकली इनका क्या है कि रीजनल ऑफिस और हेड ऑफिस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो दिस क्या रिफ्लेक्ट करता है कि इनका एक कोई भी सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। अगर सेंट्रलाइज आपका सिस्टम नहीं है तो रीजनल ऑफिस में क्या चल रहा है आप उसको कमांड नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके सेंट्रलाइज अप्रोच नहीं है। और रीजनल ऑफिस वाला सेंट्रलाइज से जो हेड ऑफिस है वहां से पूछ नहीं पाएगा कि हमें इसको कितना देना है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग वो सब कुछ कर रहे हैं। उसकी वजह से इनकी रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर की वैल्यू जो है डिफीट कर रही है, डिप्रिशिएट कर रही है बेसिकली। तो मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क कौन सा इसमें से सबसे जिसमें तो बेस्ट रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चर डायमेंशन? स्ट्रक्चर डायमेंशन ये बताता है कि आपकी जो हायरार्की होनी चाहिए एक सेंट्रलाइज बेस पे होनी चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए सेंट्रलाइज के पास होनी चाहिए, और वहीं से सारी जगह एक रूल्स, बेसिकली जो रूल्स होनी चाहिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होनी चाहिए और हर कोई उसी को ही फॉलो कर रहा हो। So evaluating whether the centralized model of Sabre should be shifted to a more centralized structure, resolving intergroup conflicts and building consensus through the effective communication, improving the speed of customer feedback, removing obstacles that cause employees to resist the change process. तो इनको क्या करना चाहिए, अपनी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच में कन्वर्ट करना चाहिए, और सेंट्रलाइज में एक रूल स्ट्रक्चर बनानी चाहिए, उसके बेसिस पे हर जगह रीजनल ऑफिसर्स में वो फॉलो होना चाहिए कि इतना हमें सब हर किसी ड्राइवर को इतनी सैलरी देनी है, इतना एक्सपेंस करना है, और एक बजट बनाना चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए। उसके बेसिस पे ही अपनी रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर का वैल्यू को इंक्रीज कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट सुटेबल एंड द करेक्ट आंसर बिकॉज इवेल्युएटिंग वेदर द डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल सेवर शुड बी शिफ्टेड टू मोर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, दिस रिफ्लेक्ट्स टू स्ट्रक्चर डायमेंशन।
Which perspective of balanced scorecard should Mr. M. Tem primarily focus on improve Sabre's revenue, profitability and shareholder value? अगर ये तीनों चीज किससे रिलेटेड है? फाइनेंस, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, शेयर होल्डर वैल्यू कहाँ से इंप्रूव हो सकती है? फाइनेंशियल का फाइनेंशियल सही होंगे तो ऑब्वियसली तीनों चीजें सही होंगी। बट इज द सेबर्स इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फॉर द ईयर? बट इज इकोनॉमिक वैल्यू, कोई मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना का इकोनॉमिक वैल्यू क्या होता है। इकोनॉमिक वैल्यू बेसिकली ये होता है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा आफ्टर टैक्सेस और आपने कितना पैसा लगाया था, उसके बाद उसकी जो रिटर्न, जैसे मैंने पैसा लगाया 1 करोड़ रुपए, उसमें मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% के हिसाब से, तो कितना हो गया 10%, 10 लाख रुपीज, और मैंने प्रॉफिट अर्न करा 12 लाख रुपीज। तो मैंने एक्चुअली में कितना अर्न करा, कितनी वैल्यू बनाई अपनी? 10 लाख रुपए तो मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेयर होल्डर्स की वैल्यू पे लग गया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड 12 लाख में प्रॉफिट था, तो एक्चुअल में कितना कमाया? 2 लाख। दैट इज द इकोनॉमिक वैल्यू, इतना मैंने एक्चुअल में ऐड करा है, इकोनॉमिकली ऐड करा है। तो यहाँ पे देखिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ पे दे रखा है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 50 लाख, और कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 30%। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। 50 लाख में से इसका 30% माइनस कर दो, 35 लाख, तो नोपेड कितना आ गया हमारे पास? 35 लाख। अब उसके बाद दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल 2 करोड़ 50 लाख टू 50 लैक्स, एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, तो 2 करोड़ 50 लाख का, दैट इज 2 करोड़ 50 लाख का हमें 12% देखना है। कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया? टोटल आया 30 लाख। अब हमने कमाया कितना था यहाँ पे? जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कमा रहा है 35 लाख, और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है? 30 लाख। तो हमने इकोनॉमिकली कितना वैल्यू ऐड करा है शोल्डर्स के लिए? टोटल 5 लाख। तो 5 लाख इज द करेक्ट आंसर। 50, 35, 38, 5 लाख इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज प्राइमरली यूज, आई क्या क्वेश्चन जो आपसे मैंने, इट इज यूज शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएशन आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एडजस्टेड, दिस इज नो पेड। शेयर होल्डर वेल्थ कितना क्रिएट हो रहा है आफ्टर कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंसीडर करने के बाद शेयर होल्डर के लिए वेल्थ कितना क्रिएट हो रहा है? दैट इज द ऑप्शन बी, दैट इज द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्राइमरी एक्टिविटी इन सीबर्स वैल्यू चेन? अब सीबर्स वैल्यू चेन बेसिकली पॉटर्स की 5 वैल्यू चेन क्या बोल रहे हैं कि इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सेल्स एंड सर्विस, वारंटी, ये सब चीजें उससे रिलेटेड है। अब जो भी इसकी प्राइमरी एक्टिविटी है सीबर्स की वैल्यू चेन, सीबर्स करता क्या है? राइट शेयरिंग कंपनी है, तो इसकी किस चीज का रिलेटेड हो गया? आपकी सर्विस कंपनी हो गई, तो किस चीज से रिलेटेड हो गई है? व्हीकल से रिलेटेड हो गई। ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, दिस इज सपोर्ट एक्टिविटी। अपग्रेडिंग सेवर मोबाइल एप्लीकेशन, दिस इज ऑल्सो सपोर्ट एक्टिविटी। व्हीकल मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, vehicle maintenance and expansion and legal regulatory compliance, this is also the support activity, but it's the primary activity vehicle maintenance and inspection। इसको सही रखना जरूरी है, अगर व्हीकल नहीं चलेगा तो इनके रेवेन्यू नहीं होंगे, रेवेन्यू नहीं होगा अल्टीमेटली किसी चीज पे कोई काम करके कोई फायदा नहीं है। तो व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंशन दिस इज द प्राइमरी एक्टिविटी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स स्टडी केस स्टडी 35। Fresh Milk Enterprises stand as a distinguished leader in the dairy industry, renowned for its unwavering commitment to delivering exceptional quality dairy products sourced directly from trusted farms. With a steadfast focus on providing premium milk that embodies freshness and purity, FME has garnered a robust reputation among health-conscious consumers and discerning government chefs alike. फ्रेश मिल्क एंटरप्राइजेज है, डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करती है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। एट द कोर ऑफ एफएम सक्सेस आर सेल्फ कंटेंटेड अंडरपिन्ड मार्केट लीडरशिप, क्वालिटी के बेसिस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी, ब्रांड रेपुटेशन, इनोवेशन। Recently, MFC has encountered market pressure to reduce prices in order to compete more aggressively and increase market share. अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने प्राइसेस को रिड्यूस करा है। एंड मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग इम्प्लीकेशन डिसीजन ऑन देयर ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। फिर डिसीजन देखते हैं कि हमारा डिसीजन कैसा रहेगा, उसके बेसिस पे इनके कुछ वेरिएंस निकल के आए हैं। बट द प्राइमरी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर फ्रेश मिल्क एंटरप्राइजेस, कोई भी एक चीज कंपनी है, अगर एफएमजीसी से रिलेटेड कंपनी हो, डेयरी प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनी हो गई, उसका सबसे मेन चीज क्या है? क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी है, प्राइस सही है, क्योंकि आप देखो जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जितने भी है वो प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। अब अमूल भी देखते हैं हम, आनंदा भी देख रहे हैं हम, मदर डेयरी भी देख रहे हैं। हम देखते हैं कि पहले होता है क्वालिटी देखते हैं, उसके बाद प्राइस भी देखते हैं कि यार इसका तो महंगा लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी है, ये कंसिडर करते हैं।
अगर दोनों का सेम प्राइस है, क्वालिटी अच्छी है, तो मेन चीज क्या है, क्वालिटी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो इंसान प्राइस के साथ भी कंसिडर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो क्वालिटी इज द मेन की फैक्टर, तो क्वालिटी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द सेल्स मिक्स वेरिएंस ऑफ FME 7 1500 एडवर्ट, व्हाट डज दिस इंडिकेट? यहाँ पे सेल्स मिक्स वेरिएंस जो है वो एडवर्स है बेसिकली। इसका मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे देखो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है। अब हमने क्या देखा कि उन्होंने प्राइस को अपना कम करा है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए। अब मार्केट शेयर तो बढ़ गया क्योंकि वॉल्यूम तो इनकी इंक्रीज हो गई। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस क्या रहेगा, फेवरेबल आ रहा है। मतलब प्राइस तो कम हुआ और उसकी वजह से हमारा वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया, इस वजह से हमारा वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि वॉल्यूम जो है फेवरेबल आ रहा है। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि जो हमारा हमने प्राइस कम करा उसकी वजह से हमें जो क्वालिटी दे रहे हैं क्वालिटी डिक्रीज करनी पड़ी। क्वालिटी की वजह से जो हम कम भेज पा रहे हैं वो इतने उस पे नहीं बेच पा रहे कि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन कस्टमर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं आ रहा। एफएमई सोल्ड मोर प्रोडक्ट्स देन एंटिसिपेटेड, प्रोडक्ट सोल्ड बट सेल्स इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स मिक्स वेरिएंस, इट इज रिलेटेड टू सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। देयर वाज अ शिफ्ट इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट सेल्स कंपेयर टू द बजटेड मिक्स रिजल्टिंग इन लोअर रेवेन्यू। जितना हमने बजट बनाया था उससे हमने कम सेल करी है क्योंकि हमने रेवेन्यू जो था प्राइस हमने डिक्रीज कर दिया, इस वजह से हमारा रेवेन्यू क्या हुआ, लोअर हुआ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटेड नहीं आएगा। दिस एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड का भी सेल्स मिक्स वेरिएंस से रिलेशन नहीं है। द डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस एफएमई 68800 एडवर्स। डायरेक्ट लेबर रेट सिंपल समझो, क्वेश्चन में क्या लेबर रेट कि लेबर रेट मतलब रेट हमने ज्यादा पे हायर करा है, इसको रेट जो है हम ज्यादा पे दे रहे हैं। जितना हमने बजट बनाया था, हमने बजट बनाया था 10 रुपीज पर आवर के हिसाब से देंगे तो हम दे कितना रहे उसको 12 रुपीज पर आवर के हिसाब से, 2 रुपए एक्स्ट्रा तो एडवर्स तो आएगा ही। FMB एक्सपीरियंस हायर देन एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, यस। देयर वाज एन इंक्रीज इन लेबर एफिशिएंसी इससे रिलेटेड नहीं है। देयर वर एक्चुअल नंबर ऑफ लेबर आवर्स यूज, इससे रिलेटेड है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बट लोअर, इससे रिलेटेड। हमने क्या करा, जितना हमने 10 रुपीज डिसाइड करा था लेकिन दे कितना रहे, 12 रुपीज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस है डेट इज एडवर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर FME is 4300 favorable. What does this variance suggest about FME's operations? जो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है FME का वो 4300 फेवरेबल है। What does this variance suggest about FME's operations? अगर वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी 4300 फेवरेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेबर है वो एफिशिएंटली काम कर रही है। FME इनकट हायर देन एक्सपेक्टेड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, अगर ज्यादा इंकर्ड करती है तो इसका मतलब एडवर्स है, तो ऑप्शन ये नहीं है। there was an improvement in the efficiency of using variable overhead resources compared to the standard. improvement हुआ है in the efficiency of using variable overhead compared to standard, जितना मिला तो उससे ज़्यादा हमने अच्छे से efficiently काम कर पाए हैं। variable overhead was exactly as budget, अगर exactly same होता तो फिर तो जीरो होता ना, फेवरेबल एडवर्स कुछ होता ही नहीं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। FME's variable overhead are lower due to renegotiated supply variable overhead cost, इससे रिलेटेड नहीं है सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट से। दिस इज द इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी से रिलेटेड है ना, तो क्या होगा, इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी। क्वेश्चन में पूछा एफिशिएंसी, दिस इज द एफिशिएंसी से रिलेटेड है। देयर इज इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग वेरिएबल ओवरहेड रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू द स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following correctly captures the potential conflict between management decisions and the company's overall objective? कौन सा इसमें से करेक्टली कैप्चर कर रहे हैं? सेल्स मिक्स वेरिएंस एडवर्स, वाइल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस 90 to 100 फेवरेबल, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस 6800, डायरेक्ट मटेरियल लेबर प्राइस वेरिएंस 9200, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस 6800, सेल्स मिक्स वेरिएंस। अब एक चीज समझो, ये आ रहा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो हमारा फेवरेबल आ रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी लोअर कॉस्ट में तो अपनी जो मटेरियल था उसको तो एक्वायर कर लिया। लेकिन सेल्स मिक्स वेरिएंस जो हमने ऊपर देखा एडवर्स आ रहा है कि कंपनी जितना प्राइस कम करने की वजह से हमारी क्वालिटी डिक्रीज हुई, क्वालिटी डिक्रीज की वजह से हमारे यहाँ पे केवल रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हुआ है। प्राइस तो कम हो गया, ठीक है, इसलिए हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ गया, लेकिन हमने जितना बजट बनाया था रेवेन्यू का उतना हमारा हमने अर्न नहीं करा, क्योंकि हमने प्राइस लोअर कर दिया और हमारी क्वालिटी भी पहले जैसी नहीं रही, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे क्या हो गया। अब जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमने कम पे हायर करे ना, कम पे हमने एक्वायर करा रॉ मटेरियल कम पे लिया तो क्वालिटी कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज होगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। इसके अब मटेरियल कम करा तो आपकी रेवेन्यू अपने प्राइस भी कम करा, सेल्स प्राइस कम करा तो उसकी वजह से क्वालिटी कम हो रही, क्वालिटी कम करने की वजह से हमारा जो रेवेन्यू हो रहा है, रेवेन्यू एज एक्सपेक्टेड जो हमने बजट बनाया उससे कम आ रहा है। तो इसलिए इन दोनों का रिलेशन क्या है, प्राइस कम करने की, दोनों जगह प्राइस कम करने की वजह से
अल्टीमेटली हमारा जो सेल्स एक्सपीरियंस है वो एडवर्स है, पेंडुलर प्राइस वेरिएंस फेवरेबल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच आर द फॉलोइंग सोर्स सिनर्जी बिटवीन मैनेजमेंट डिसीजंस एंड द कंपनीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। कंपनी को जो मैनेजमेंट डिसीजन है, कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? सेल्स मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, not a synergy. Direct labor rate variance 6800 while direct material price variance 9200. Direct labor rate variance 6800 while variable overhead efficiency variance is 4300. सेल्स मिक्स वेरिएंस, अब हमने मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ने बोला कि हमें लेबर जो चाहिए अच्छी चाहिए भाई, हमारा प्रोडक्शन क्या हो फास्ट हो, हम अपने मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाए, जो डिमांड है उसको पूरा कंप्लीट कर पाए, एफिशिएंसी उनकी बढ़ गई। लेकिन उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, उनको हायर रेट देना पड़ा। भाई अगर आप किसी को ज़्यादा काम करो, ओवरहेड भी देना पड़ गया उसको, है ओवर टाइम का भी पैसा दोगे उसको, हाई स्किल्ड लेबर को हायर करोगे जिससे हमारा काम को है टाइम पे कंप्लीट हो जाए। इस वजह से ये तो एडवर्स आ गया, क्योंकि लेबर रेट वेरिएंस हमने देखा 10 रुपीज़ के हिसाब से हमने बजट में 12 रुपीज़ दे रहे हैं, लेकिन उसकी एफिशिएंसी की वजह से क्या है, एफिशिएंसी बढ़ गई। तो सीधी सिनर्जी बिटवीन डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Following the strategic decision to lower its prices to current market rates, FME sales volume 15,000 February, but the sales mix variance is 7,500। हमने ऊपर देखा वॉल्यूम तो बढ़ गया प्राइस कम करने की वजह से, लेकिन सेल्स का जो सेल्स मिक्स वेरिएंस था दैट इज एडवर्स। जो द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लाइकली कंक्लूजन रिगार्डिंग दिस डिसीजन। The price reduction is unqualified success since it resulted in higher volume of sales. The price reduction is a failure because adverse sales mix variance reflects eroding customer base across all customer segments. The favorable sales volume suggests that the market is price sensitive, but the adverse mix indicates erosion of high yielding profitable customer. The given information insufficient to draw any conclusion. अब एक चीज बताओ, इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि फेवरेबल सेल्स वेरिएंस तो आ रहा है कि मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। अब वो तो ये दिखा रहा है कि प्राइस इसका कम है, वहां पे कस्टमर जा रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जो उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की वजह से जो हाई यील्डिंग कस्टमर थे, जो जिनसे बल्क में सामान लेते होंगे या कोई होटल्स वगैरह इनसे सामान ले रहा होगा, जो डायरेक्ट इनसे प्रोडक्ट उठा रहा होगा, क्वालिटी की वजह से वो इनसे पिक ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी खराब है, और क्वालिटी खराब की वजह से हम अपने कस्टमर्स को आगे, जो कस्टमर मेन को बल्क में इनसे सामान लेते होंगे वो इनसे सामान क्वालिटी, ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज, प्राइस तो कम कर दिया लेकिन इनकी क्वालिटी खराब हो गई, इसकी वजह से सेल्स मिक्स वेरिएंस भी यहाँ पे एडवर्स आया था। फेवरेबल सेल्स वॉल्यूम दैट मार्केट इज प्राइस सेंसिटिव बट द एडवर्स मिक्स इंडिकेट्स इरोजन ऑफ हाई यील्डिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, let's study case study 36. Akansha Foundation is a non-profit organization dedicated to transforming the lives of children from low-income communities in India through education. Basically, NPO है, वो education वगैरह provide करती है जो भी low income communities हैं. They operate from a strategic location where big business hubs are situated, established with the mission to provide quality education. Akansha operates schools and centers that cater to underdeserved children, focusing on academic excellence, character development, and holistic growth. The foundation believes in nurturing talent and empowering children to reach their full potential, equipping them with the skills and opportunities needed to break the cycle of poverty. Through innovative educational initiatives and partnerships, the Accountants Foundation tries to create positive, sustainable change in the lives of students and their communities. सीधा हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं. Which of the following performance measures would be most appropriate for the Kansha Foundation to utilize? कौन सा इसका फॉलोइंग मेजर एप्रोप्रिएट है अगर देखा जाए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कम्युनिकेशन, स्टाफ टर्नओवर, बोर्ड मीटिंग फ्रीक्वेंसी. देखो बोर्ड मीटिंग का वो कुछ करेंगे नहीं, स्टाफ टर्नओवर रेट से क्या फर्क पड़ेगा, उनके इंटरनल कम्युनिकेशन का कुछ यूजफुल नहीं है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये चीज बताएंगे कि उनको जितना भी फंड्स रिसीव हो रहा है, क्योंकि वो एनपीओ है, तो एनपीओ के पास जितना भी फंड्स आ रहा है वो कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे उनका पूरा एक्सपेंसेस है और कितना उनके पास फंड अभी बचा है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज करेक्ट एप्रोप्रिएट मेजर फॉर द कांसा फाउंडेशन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. The performance of non-profit organization like Kansa Foundation largely depends on but factor: commitment of donors, commitment of the state, international support, और location of operations. So they largely किस पे सपोर्ट होंगे? स्टेट पे, गवर्नमेंट पे. क्यों? कि गवर्नमेंट ही उनके मीजर्स वगैरह लाती है कि आपको कुछ छूट देती है, सब्सिडीज देती है, ये कंप्लाइंस को रिलेटेड उनको हेल्प करती है. तो गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है, उनको जितना हेल्प करेगी उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर ही वही होता है एनपीओ वगैरह के लिए. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. कमिटमेंट ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट. विच मॉडल हैज द अकांसा फाउंडेशन यूज टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस? तो बेसिकली हम इसमें ये देख रहे हैं कौन सा मॉडल अकांसा फाउंडेशन का यूज टू मेजर इट्स परफॉर्मेंस. वैल्यू फॉर मनी, अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड, थ्योरी ऑफ चेंज, आउटकम मैपिंग.
इसमें से कौन सा फाउंडेशन मेजर करेगा उनको? वैल्यू फॉर मनी, थ्री ईज, थ्री ईज दैट इज इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि एफिशिएंट कितने हैं, इफेक्टिवनेस कितने हैं, और लेस स्पेंड में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी इज द करेक्ट मेजर। जैसे हमने ऊपर देखा कौन सा परफॉर्मेंस मेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? वैल्यू फॉर मनी। द आउटकम ऑफ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ कौन सा फाउंडेशन इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ऑप्शन ए, ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें, कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे बेसिस पे हमें पता लगेगा कि वो जितना भी यूटिलाइजेशन हुआ है फंड्स का, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। What action does this person who receives the above outcome of the performance measurement should undertake? Take action in case of unfavorable variance. Take action in case of both favorable and unfavorable variance. Share the results with stakeholders. Publish the findings in the academic journals. कौन सा पर्सन कौन सा आउटकम लेंगे? अब एक चीज बताओ, आपके पास फेवरेबल वेरिएंस आ रहे हैं तो डेट इज गुड, लेकिन अगर अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहे हैं तो वो आपको मील्स लेने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ हमारे डेविएशन आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वेरिएंस आ रहे हैं, उनको इम्प्रूव करेंगे एरियाज को। So basically take action in case of unfavorable variance. Option A is the correct answer. Based on the performance report, if a concept foundation revises its teaching methods in order to help students improve their academic performance, which component of the value for money framework is it tried to improve? अगर आकांक्षा फाउंडेशन अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना चाह रही है तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ वैल्यू फॉर मनी इनको इम्प्रूव करेगा? इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमिक्स, सीएसआर। देखो सीएसआर थ्री ईज में नहीं है, वैल्यू फॉर मनी ऊपर बताया था मैंने अभी, थ्री ईज इकोनॉमिक, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब है कि लेस स्पेंड में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो स्पेंड तो ऑब्वियसली कम कर ही रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द फैक्टर जो उनको इम्प्रूव करना चाहिए। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इन दोनों में से कौन सा करेंगे? अब इसमें अब इसमें क्या हो रहा है कि ये अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। टीचिंग मेथड्स अगर इम्प्रूव होंगे तो इनके एकेडमिक जो रिजल्ट्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, और एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी तो विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस इनकी इंक्रीज हो रही है क्योंकि इनके मेथड्स इंप्रूव हो रहे हैं, मेथड्स की वजह से हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। दैट इज द इफेक्टिवनेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Based on the performance report, if the Kansa Foundation increases the class strength by 50%, which component of the value for money framework is it trying to improve? अगर कांसा फाउंडेशन अपनी क्लास स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देती है बाय 50%, बढ़ा देती है, विच कंपोनेंट ऑफ वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क? अब एक चीज बताओ, पहले 150 स्टूडेंट्स से 50 स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, 25 स्टूडेंट्स, तो बेसिकली 75। अब ये हो रहा है कि सेम रिसोर्सेज में ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ पा रहे हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिल पा रही है, सेम यूटिलाइजेशन है, सेम इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस टाइम उस चीज के लिए क्या इंप्रूव हो रहा है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज गोइंग टू improve if we improve the class strength. So efficiency, option B is the correct answer. Okay, let's study case study 37. Vinotech Inclusive is renowned for its high quality wines and operates vineyards across several regions. Seeking to strengthen its supply chain efficiency and ensure constant product quality, Vinotech acquired wine stores located in the prime grape growing regions, thus controlling the entire process, has acquired vineyards of competitors, ensuring a consistent and quality grape supply for its winemaking operation, thereby enhancing control over its production process and supply chain. Partnered with luxury food company to offer exclusive wine and food pairing experiences, diversifying its business into related industries, and integrating marketing, sales, and production department, streamline operations, and improve collaboration. The company aims to ensure efficient resource utilization and optimize operational performance. Basically, less resources में ज़्यादा output generate करना. The company understands minimizing waste through the production process is essential for maximizing efficiency and profitability. Where waste or such as raw material, labor, and energy use, the company can implement strategies to mitigate these losses and initially reducing production costs without compromising in quality enables Vinotech Inclusive to remain competitive in the market while meeting consumers' demands. ठीक है, let's study. यहाँ पे देखते हैं कि the company recognizes a pivotal role customer satisfaction in sustaining long-term success. The company endeavors to discern customer preferences and allocate resources efficiently to meet or exceed expectations. In order to achieve the same, the company is seeking some advice from a professional consultants as to which of the following action points needs to be implemented as per Kano's model. Introduce new varieties of product, attending to the customer complaints and gathering data from the same can lead to innovation. Improving every aspect of product will lead to improved customer satisfaction outcomes. To innovate, customer switching costs are below. The company is already implementing following action plans in the last 2 years, launching expensive marketing campaigns, setting ambitious sales targets, investing in high-end packaging materials.
Which of the following is the best example for this forward vertical integration? बेसिकली फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या हुआ, जिस चीज में हम काम कर रहे हैं उसके साइड में और अपने बिजनेस को बढ़ाना। जैसे मैं सर्विस लाइन में हूँ, मेरा सर्विस वाला लाइन का फोकस है, लेकिन मैं साथ में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू करने लगा मेरे प्रोडक्ट्स वगैरह का, तो दैट इज द फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। द कंपनी एक्वायरिंग वाइन यार्ड्स ओन्ड बाय कॉम्पिटिटर्स, द कंपनी सेलिंग वाइन थ्रू इट्स ओन वाइन स्टोर्स, द कंपनी पार्टनरिंग विद लग्जरी फूड कंपनी टू ऑफर एक्सक्लूसिव wine food pairing experience, the company integrating marketing, sales and production department streamline operations। कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, एक्वायर कर रही है वाइन एड्स को, कंपनी सेल कर रही है वाइन ओन वाइन स्टोर्स, कंपनी पार्टनरिंग विद लग्जरी फूड कंपनी टू ऑफर एक्सक्लूसिव वाइन फूड पेयरिंग एक्सपीरियंस, द कंपनी इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग सेल्स एंड प्रोडक्शन। अब देखो ऑप्शन डी तो ये जरूरी है मार्केटिंग वगैरह करना कि जब जाके आपका प्रोडक्ट सेल होगा, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। कंपनी पार्टनर लग्जरी फूड कंपनी ऑफर एक्सक्लूसिव वाइन, अब ये तो बनाती ही है लग्जरी फूड वाइन, तो आगे अपने किसने क्या पार्टनर कर लिया किसी कंपनीज के साथ, उनको बेचे। अब कंपनी एक्वायरिंग वाइनयार्ड्स बाय ओन बाय कॉम्पिटिटर्स, अब भाई वाइनयार्ड बनाने के लिए आपको यार्ड्स तो चाहिए होंगे, ग्रेप्स वगैरह जो भी चाहिए वो तो चाहिए। कंपनी सेलिंग इज वाइन थ्रू इट्स ओन वाइन स्टोर, इसने क्या करा स्टार्ट, वाइन बनाती थी, अब इसने क्या करा फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन करा कि इससे स्टोर्स खरीद ले, वहां से अपना खुद का ये वाइन वगैरह सेल करेगी, दैट इज द फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में थे, अब इन्होंने सेल करना भी शुरू कर दिया। The following page describes the underlying idea behind Kano's model. Customer satisfaction decays over time. Customer complaints are primary source of innovation. Improving every aspect of product does not necessarily increase customer satisfaction. Innovation is the only driver of profitability due to low switching cost. कौन सा इसमें कानून का बेस्ट डिस्क्राइब करता है? Improving every aspect of product will increase the customer satisfaction। हर अगर हम प्रोडक्ट के सारे एक्सपेक्ट को देखेंगे कि ये डिजाइन कैसा है, इसका लोगो क्या है, इसका टेस्ट कैसा है, कितने टाइम तक ये चल सकती है, बोतल की शेप कैसी है, तो वो सब चीजें एक्सपेक्ट देखेंगे हम प्रोडक्ट के, विल इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दैट इज इंपॉर्टेंट इन द Kanos मॉडल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following action point best signifies cost control undertaken by Vinotech Inclusive? Maximizing grape yields, minimizing waste and reducing production cost, expanding distribution channels, enhancing wine quality through extended aging। कॉस्ट कंट्रोल का सबसे अमेजिंग क्या लिखा हुआ है, खुद ही लिखा हुआ है, ऑप्शन डायरेक्ट आंसर है, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, सिंपल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following tools or technique is not commonly associated with the cost reduction efforts at Vinotech Inclusive? कौन सा टूल्स टेक्निक कॉमनली यूज नहीं होगा कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक के लिए? वैल्यू एनालिसिस, इंप्लीमेंटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, टारगेट कॉस्टिंग, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब इसका आंसर है सिंपल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। रीजन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जब भी आप क्रिएट करोगे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो बनाओगे भाई उसकी कॉस्ट इतनी पड़ती है, उसका प्रोडक्ट कितने का सेल होता है, और मेरा प्रोडक्ट इतना सेल होता है, और उसकी वॉल्यूम इतना सेल होता है, मेरा वॉल्यूम इतना सेल होता है, मेरा प्राइस ये है, उसका प्राइस ये है। लेकिन ये सब चीजें आपकी कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, कॉस्ट को आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। टारगेट कॉस्टिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, वैल्यू एनालिसिस आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द cost reduction efforts, but competitive analysis is not. So option D is the correct answer. Which of the following is a prerequisite for effective cost control within Vinotech Inclusive according to industry standards? Launching expensive marketing campaign, setting highly ambitious sales target, delegating authority and assigning responsibility for cost, investing in high-end packaging material। इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक क्या होगा? लॉन्चिंग एक्सपेंसिव मार्केट, भाई हम कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक को कम करने की सोच रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंसिव मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करेंगे, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। सेटिंग हाईली एम्बिशियस सेल टारगेट्स, भाई सेल्स को हाईली एम्बिशियस नहीं कर सकते कि हाँ भाई हमें सिर्फ फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट सेल हो रही है, 1500 यू कैन टारगेट, उतना हो सकता है, बट आप 1000 यूनिट सेल 2000 या 3000 यूनिट्स को टारगेट नहीं कर सकते। डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड साइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉस्ट एंड इन्वेस्टिंग हाई एंड पैकेजिंग मटेरियल, फिर से हाई एंड पैकेजिंग मटेरियल पे भी डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमें अथॉरिटी को डेलीगेट करना चाहिए और देखना चाहिए भाई इतनी कॉस्ट आ रही है, इसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोलना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट सबको बोलना चाहिए कितना कॉस्ट आ रहा है, इसको रिड्यूस करो। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। When analyzed using the business model canvas, which of the following incorrectly describe the impact on its specific building blocks? Yes. The acquisition of competitors vineyards strengthen the key resource block by securing supply of higher quality grapes. Opening proprietary wine stores represent a shift in the channel block. The partnership with luxury food company to offer exclusive wine. Negative marketing, sales and production department streamline operation, improve collaboration, exclusive impact the customer relationship block. ऑप्शन डी, क्यों मार्केटिंग सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करोगे, अपने ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करें, इसकी वजह से हमारा कस्टमर रिलेशनशिप, बेसिकली जो भी मार्केट इफेक्ट
हर चीज कस्टमर से रिलेटेड होना चाहिए। मार्केटिंग अच्छी होगी, कस्टमर आएगा। सेल्स हमारी ज्यादा होगी, कस्टमर इंप्रूव हो, क्वालिटी अच्छी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेंगे अच्छा माल बना भाई, हमने ऑपरेशन से स्ट्रीमलाइन कर, तो आपका सारा काम जो जितनी भी डिमांड है उसके हिसाब से हमारे पास प्रोडक्शन तैयार होना चाहिए। तो हर चीज आपकी किसको रिफ्लेक्ट करेगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को। तो इट विल improve collectively impact the customer relationship block। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, केस स्टडी 37 तक कंप्लीट हो गई। आई एम स्टार्टिंग विद केस स्टडी 41, 38, 39, 40। आपकी जो पहले केस स्टडीज है उसी से रिलेटेड है, कुछ नया है उसमें। बैलेंस स्कोर कार्ड, ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क, वही सब चीजें पूछी हुई है। आपको कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया, मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, आप इजीली वो सॉल्व कर सकते हो। अपने अगर कंटिन्यूस वीडियोस देखते हुए आ रहे हो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 41 इसलिए है क्योंकि 41 की इसमें नई एक्टिविटी रखी, वैल्यू चेन से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक बार पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको समझ में आ जाएगा, आप इसको इजीली कर पाओगे। बहुत सिंपल है। वैल्यू चेन आपको पता है कि 5 वैल्यू चेन क्या होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, सर्विसेज, ऑपरेशंस, ये सब इसी से रिलेटेड है। तो एबीसी लिमिटेड is a leading manufacturer and exporter of ready-made garments. It has a state-of-art manufacturing facility in Ludhiana, Punjab. Exports from a substantial portion of its revenue, with European Union markets and United States being the primary markets. Quality of the product is a critical success factor for competing in the global market. Inflationary conditions and geopolitical pressure have reduced the profit margin in the recent year. तो इनके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पूछा है। ABC aims to reduce quality cost across its value chain. The activity involving handling, storage, transportation of fabric and accessories from supplier falls under which are the following primary activities? भाई हम सामान मंगा रहे हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, स्टोरेज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ रही है, सप्लायर से आ रहा है सारा सामान बनाने के लिए, किसमें आ गया, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। सिंपल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशंस नहीं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स नहीं, सर्विस नहीं है। इन एबीसी लिमिटेड स्टिचिंग, कटिंग, फिशिंग, पैकेजिंग ऑफ गारमेंट्स। स्टिचिंग, कटिंग, फिशिंग किस चीज का पार्ट है, सब ऑपरेशंस के पार्ट हो गए सारे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Order processing, packaging, distribution of finished garments to export markets are examples of which primary activity? Order process कर रहे हो, पैकेज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो फिनिश गारमेंट्स का एक्सपोर्ट करने के लिए, किसका कम किस चीज का पार्ट हो गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर है, देखो पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, इनबाउंड। लेकिन आपको यही चीज पढ़ के समझ में आ जाएगी। एबीसी लिमिटेड प्लान्स टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल मार्केट प्रेजेंस थ्रू प्रमोशन, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड इफेक्टिव चैनल मैनेजमेंट। दीज एक्शन रिलेट टू विच कंपोनेंट ऑफ द वैल्यू चेन? स्ट्रेंथन कर रही है अपने प्रमोशन को, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज कर रही है, इफेक्टिव चैनल मैनेजमेंट कर रही है, प्रमोट करेगी मार्केटिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेल्स, इफेक्टिव चैनल मैनेज, सभी चीज मार्केटिंग और सेल्स का पार्ट हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Providing warranty, repair, services, replacement services to customer after delivery of garments. रिपेयर सर्विस हो गया ना, ये तो सिंपल, खुद ही इसमें रिप्लेसमेंट सर्विस बोले, वारंटी दिया है, रिपेयर दिया है, किस चीज का पार्ट है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सर्विस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ABC Limited intends to enhance quality and offer a long-term warranty. Which of the following activities will have the most direct impact on achieving this goal? अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर रही है, लॉन्ग टर्म वारंटी ऑफर कर रही है, कौन सी एक्टिविटीज का इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन अचीविंग दिस गोल? मार्केटिंग एंड सेल्स, ऑपरेशन, सर्विसेज, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। अब ये सब चीज किस चीज क्वालिटी एनहेंस होगी? क्वालिटी एनहेंस कैसे हो सकती है? जब इनके ऑपरेशंस अच्छे होंगे, जब ये चीज अच्छी प्रोवाइड करेंगे। तो ऑपरेशन इज द करेक्ट आंसर। मार्केटिंग एंड सेल्स की वजह से आपका इंक्रीज हो सकती है सेल्स, क्वालिटी में इफेक्ट नहीं पड़ सकता। सर्विस, ये जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है उसके बाद की स्टार्ट होता है। एंड आउटबाउंड इज द पार्ट ऑफ डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर और टू एनी डिस्ट्रीब्यूटर। तो operations are the correct measure to enhance the quality. Option B is the correct answer. The following statement is most accurate regarding Porter's value of chain. For ABC Limited, primary activities directly create value through production, delivery, and service. Marketing is considered support activity. Primary activities and direct support functions such as HR and IT only inbound logistics operations affect product quality. जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वैल्यू क्रिएट करता है वो प्रोडक्शन, डिलीवरी एंड सर्विस। सर्विस अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन बेसिकली क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डिलीवरी टाइम पे होनी चाहिए, और कुछ भी हमारा डिफेक्ट आया सर्विस हमारी उस चीज को कवर करनी चाहिए। दीज आर द एक्टिविटीज डायरेक्टली क्रिएट वैल्यू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Introduction of automated inventory tracking system as part of its work process would be an attempt to link up the which are the two primary activities. Inventory tracking system मतलब कितना माल आया, कितना यूज हो गया, कितना माल आएगा इनबाउंड लॉजिस्टिक, कितना यूज हो गया ऑपरेशन दैट इज प्रोडक्शन, तो कितना ऑपरेशन मार्केटिंग सेल्स नहीं, इनबाउंड लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशन। यस करेक्ट, ऑप्शन बी। प्रोक्योरमेंट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स भी नहीं हो सकता, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस भी नहीं हो सकता। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक पहले माल आएगा, यूज होगा, तो पहले तो आएगा जब जाके यूज होगा,
So that is the part of automated inventory tracking system involved logistics and operations. The management decision to impart employee training will be an expenditure classified under which are the following categories and the cost of quality report. इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट में क्लासिफाइड होगा? हम एम्प्लॉय को पहले से ट्रेनिंग दे रहे हैं, भाई जो पहली फैक्ट्री में बैठा है या ऑफिस में बैठा है, हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर प्रोडक्शन वाला है, मेन तो प्रोडक्शन है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा माल आएगा, इसका ये डिजाइन बनाना है, इसका ऐसे ऐसे करना है, तो उसको ट्रेनिंग देनी जरूरी है। और कोई भी नए नई चीजें हम कंपनी इन्वेंट करती रहती है, उसकी अगर उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉय उसको वर्क कैसे करेगा? तो इट इज पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन कॉस्ट। हम पहले से अपने आप को प्रिवेंट करके चल रहे हैं कि भाई बाद में कोई भी फेलियर नहीं आना चाहिए। जैसे आप मेडिकल में पढ़ते, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बेसिकली वही चीज हो गई कि हम पहले से एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे बाद में ये ना हो कि कोई भी डिफॉल्ट हो जाए, प्रोडक्शन रुक जाए और हम कस्टमर को आगे डिलीवर ना कर पाए। तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 41 केस स्टडीज तक कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट 10 केस स्टडीज है, 20 केस स्टडीज में फिर से अपलोड कर दूंगा। प्लीज लाइक करो, बहुत मेहनत लगती है। एंड सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ जिनका भी स्पॉम का है। एंड कुछ भी रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, प्लीज़ लेट अस नो। मेल करो, कमेंट्स में बताओ, मेल करोगे ज़्यादा बेटर है। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ लेट अस नो। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।